वंदे मातरम साथियों, जैसा कि हम क्लास 12th एनसीईआरटी और मैथमेटिक्स से अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था मैट्रिक्स। 3.1 और 3.2 हमने पढ़ लिया। कल जो पढ़ाया गया था 3.2 के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो उसकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो वो हम आगे पीछे टाइम निकाल करके बता देंगे। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूँ और इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी है। बहुत आसान टॉपिक है, खुद से अगर करने की कोशिश करेंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो बहरहाल बात मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। आज हम बात आगे बढ़ाते हैं। 3.3 में ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और बस। अरे यार, ये इन क्वेश्चनों में तो उम्मीद भी नहीं थी ये पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है ना। 7 का पहला पार्ट बताना, तो a बराबर क्या है? 1 माइनस 1 5 माइनस 1 हाँ 1 5 1 3, यही तो है क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि सिद्ध करो आव्यूह एक सममित आव्यूह है। अगर ये एक सममित आव्यूह होगा तो इस बात का क्या मतलब होना चाहिए कि इसका डैश इसके ही बराबर होना चाहिए। तो हम इसका डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालो तो ज़रा, ए डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 5, यानी ये लाइन को खड़ा कर देना, फिर -1 2 1 और 5 1 3, यही तो है। और क्या देख लो, यही तो a के बराबर आ गया। तो सिंस a डैश इक्वल टू a, दैट मीन्स a विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म हो गया, खाली डैश ही तो निकालना था। अब 8 इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें कह रहा है सिद्ध करो वो विषम सममित है। तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें a डैश माइनस a के इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में? बताओ इन क्वेश्चनों को पूछ के मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है? पूछ के भी अच्छा लग रहा है? अच्छा, 8वां सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाह रहा है? a इक्वल टू कितना है? 1 5 6 7, यही तो है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 5 6 7 और कह रहा है कि प्रूव दैट, सत्यापित करो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। यहाँ काम क्या करना पड़ेगा? 2 बार डैश निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सत्यवीर बात नहीं करो भाई। सबसे पहले तो हमें डैश की जरूरत पड़ने वाली है, आगे है नहीं, तो हम डैश निकाल ले रहे हैं। डैश निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 5 6 7, निकाल दिया, ये हो गया, डैश निकाल दिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट पकड़ो। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, यही तो कह रहा है। a प्लस a डैश निकाल तो लो जरा। a का मतलब 1 5 6 7 और a डैश का मतलब 1 5 6 7 1 5 6 7, हाँ या ना? इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाना चाहिए तुम्हारे पास? यानी कि 2 6 5 11 और 11 और 7 7 14, यही तो आना चाहिए। और ये किसकी वैल्यू निकल गई? a प्लस a डैश की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस a डैश जो आया है ये सममित होना चाहिए। मतलब तुम्हें अब इस बार क्या करना है? इस पूरे का डैश निकालना है। a प्लस a डैश एक आव्यूह ही तो आया है बन करके, तो तुम्हें अब क्या करना है? a प्लस a डैश इसका डैश निकालना है। और अगर हम इसका डैश निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 11 11 14। और क्या a प्लस a डैश का होल डैश a प्लस a डैश के ही इक्वल आ गया? तो इसका मतलब है कि a प्लस a डैश एक कैसा आव्यूह है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सममित आव्यूह है, बात खत्म हो गई। बस ये नहीं समझ आ रहा था ना इसके बाद क्या होना है। तो इसके बाद जो होना है कि उसका डैश निकलवा रहा है, तो जो आव्यूह आ रहा है उसका डैश निकाल दो, बात खत्म। सही है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी बता दूं क्या? a माइनस a डैश का विषम सममित, तो a माइनस a डैश निकालोगे, विषम माइनस आ जाएगा तो विषम सममित हो गया। क्लियर होगी बात? और बता दूं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए हुए हैं और ये चारों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। जो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इसमें ये वाला काम हमें करना पड़ेगा कि किसी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। मैट्रिक्स से दिया है, a डैश निकाल दो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। a दिया है, a डैश निकाल दो, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए वो मैंने कल बताया भी था। क्योंकि इसको हम जब कल एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
1/2 a डैश 1/2 a माइनस 1/2 a डैश, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 a प्लस 1/2 a मिलकर क्या बना देंगे a, तो a बराबर a आया नहीं आया, यही तो बात हमने करनी है। क्लियर है नहीं? आगे बताओ नेक्स्ट। इसके दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, इनमें बताओ कोई दिक्कत? इसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। इसे साफ कर दो ना, इसे साफ कर दो ना। ऑप्शन वाले सवाल बता दो अगर कोई दिक्कत है किसी को तो। दोनों ही करा दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे दोनों ही सवाल लग रहे, खुद में लग रहा है कि कराना चाहिए। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए बी माइनस बी। बात नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कह रहा है कि ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स है, और ये तुम ऐसे समझो, ए कोई मैट्रिक्स होगा, बी कोई मैट्रिक्स होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आया होगा, बी के ने ए के साथ मल्टीप्लाई करके कोई एक मैट्रिक्स आया होगा। इस पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म को, यानी इसके प्रोडक्ट से इसके प्रोडक्ट को घटाया होगा, एक नया मैट्रिक्स आया होगा। तो जो नया मैट्रिक्स आ रहा है आंसर का, उसकी बात यहाँ चल रही है। हम वहाँ मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, हम जो ऑपरेशन हुआ है उसको लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सममित है या विषम सममित है, यानी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसको पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, किसी भी आव्यूह को सममित या विषम सममित बताने के लिए मुझे उसका डैश निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? अगर उसका डैश वही आ गया तो सममित, उसका डैश माइनस आया तो विषम सममित। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? डैश निकालना पड़ेगा। और डैश निकालो। ए बी माइनस बी ए की डैश का मतलब क्या कल बताया गया था कि ए बी का डैश और माइनस बी ए का डैश, यही तो बताया था कि जब दो नंबर आपस में माइनस करें प्लस करें तो दोनों का अलग अलग डैश निकाल लेते थे। अब ए बी का डैश, ये प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी का डैश क्या होना चाहिए? बी डैश ए डैश, और माइनस इसका डैश क्या होना चाहिए? ए डैश बी डैश। अब क्वेश्चन ने एक बात और कही है, वो सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा है कि ए सममित है, मतलब ए डैश का ए डैश ए के बराबर होना चाहिए। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बी भी सममित है, तो मतलब बी डैश भी बी के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब मैं जहां जहां बी डैश होगा वहां बी लिख दूंगा, जहां ए डैश होगा ए लिख दूंगा, यहाँ ए लिख दूंगा, यहाँ बी लिख दूंगा। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब देखो, हमें चाहिए था ए बी माइनस बी ए, आया बी ए माइनस ए बी, यानी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। और अब तुम खुद सोचो कि ए बी माइनस बी ए का डैश इसके माइनस के इक्वल आया, तो इस बात का मतलब है कि ये कैसा आव्यूह हो गया? ये एक विषम सममित आव्यूह हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो मेरे हिसाब से। तो क्लियर है बात? नहीं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन की हम बात कर ले रहे हैं। 12वें क्वेश्चन में ए क्या है देख ले रहे हैं। सवाल कह रहा है यदि ए बराबर इतना तो ए प्लस आई डैश बराबर आई, तो अल्फा की वैल्यू याद करनी है। ए क्या है बता देना। तो क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। अब हमें निकालना है ए डैश। ए डैश जब हम निकालेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ? तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। बात क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए डैश की वैल्यू है आई। मतलब क्या बात हुई? ए है हमारे पास कॉस अल्फा, और ये है हमारे पास माइनस साइन अल्फा, ये है हमारे पास साइन अल्फा, और ये है हमारे पास कॉस अल्फा। ए डैश हमारे पास कितना है भाई बताओ तो फटाफट? कॉस अल्फा, ये है हमारे पास साइन अल्फा, ये है हमारे पास साइन अल्फा, और ये है हमारे पास कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1001। अब इसको अब क्या करना चाहिए? हमें ऐड करना चाहिए, यही तो काम हम कर सकते हैं। ऐड करो, कॉस और कॉस कितना हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा, साइन और साइन 0, साइन और साइन 0, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आया? 1001। अब क्या करना चाहिए? तुलना, जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं कि अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो मतलब क्या होना चाहिए कि 2 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए? चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से, बात भैया नहीं है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या 1/2 होनी चाहिए? तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास? अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स की वैल्यू हम जानते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3। एक्सरसाइज 2.1 में बहुत अच्छे से इन बातों को करी थी। है कोई ऑप्शन π/3 है? तो यही हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्या हमने आव्यूह का ट्रांसपोज खत्म कर लिया? बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बता दो। नहीं ना? आगे बढ़ते हैं भाई।
अब जो हम बात करने वाले, बुक दिखा दो, अब जो हम बात करने वाले हैं वो जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है। एक एक करके ध्यान से बातों को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। जिनको समझ में आ जाती है एक्सरसाइज 3.4 उनके लिए तो एक बोनस अंक हो गया, और जिन्हें समझ में नहीं आती है उनके लिए सरदर्द बन जाता है ये। तो अपने लिए सरदर्द ना बना करके बोनस बनाओ कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कोई तरीका नहीं लगना, पूरे का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सॉल्व होना है। भाई एक तो होता है कि हम फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती की प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग पे, नहीं, और एक हो रहा है कि हमें कुछ याद ही नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन आएगा हम तो कर देंगे। तो वो तरीका है, इसलिए इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चीज़ है, बहुत चीज़ें बहुत आसान है। अब सुन लो भाई, ध्यान से देखना। जैसे ही एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो रही है उसके नीचे लिखा है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, लिखा है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब ध्यान से एक एक संक्रिया को सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा जब हम काम करेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं को, संक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है ये कि जो आज तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो सारे के सारे ऑपरेशन हैं एक प्रकार से, ठीक है। वैसे ही कुछ ऑपरेशन हमें आव्यूह पर करने हैं। क्या कह रहा है, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं जिनमें से 3 रो पर और 3 कॉलम पर होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं या एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर हो गई। अब देखो पहला ऑपरेशन क्या लिखा है, जहां मैं पढ़ रहा हूं सबको मिल गया ना वो चीज। पहला ऑपरेशन कह रहा है किसी 2 पंक्ति या स्तंभ का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में IV तथा JV पंक्तियों के विनिमय को RI इंटरचेंज RJ तथा IV तथा JV स्तंभों के विनिमय को CI इंटरचेंज CJ द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए, मतलब पहला ऑपरेशन भाई साहब ये कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7 और हमको चेंज करना है रो और मतलब हमें कॉलम से कॉलम को चेंज करना है, तो पहला कॉलम है C1 और दूसरा, हमारे यहाँ तो 2 ही कॉलम है ना, तो पहला कॉलम C1 दूसरा कॉलम C2। मैं कह रहा हूँ C1 की जगह C2 लाओ, C2 की जगह C1 ले जाओ, तो C1 C2 में इंटरचेंज का साइन लगा दो। लगा दिया, तो जैसे ही हमने साइन लगाया हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 5 7 1 6, बात खत्म हो गई। इसी काम को अगर मुझे ऐसा करना होता कि यार कॉलम नहीं रो में चेंज कर लो, तो R1 इंटरचेंज R2, तो हमारा मैट्रिक्स बन जाता कितना, 6 7 1 5। ये कहना चाह रहा है कि तुम अगर किसी भी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम को परस्पर चेंज करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। ऑपरेशन नंबर 2, इसमें कहना चाह रहे हैं किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या, शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्येतर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 0 नहीं है उसे बोलते हैं शून्येतर। जो 0 है उसे बोलेंगे शून्य और जो 0 नहीं है उसे बोलेंगे शून्येतर। समझ पा रहे हो नहीं। शून्येतर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के, जहाँ के नॉट इक्वल टू 0 से गुणन करने के द्वारा निरूपित किया जाता है, और तथा स्तंभ संक्रिया को CI टेंस टू KCI द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो इसने क्या कहा है, ये इसने क्या कहा है, ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ठीक। देखो इसे मैं साफ कर रहा हूँ, इसे कर दो ना साफ, यहाँ इसे साफ करके चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसने एक लिया है आव्यूह 1 2 1 1 2 1 -1 √3 1, ये दोनों चीज़ें इसने ले ली। अब ये कह रहा है कि इसने ऑपरेशन लगाया C3 टेंस टू 1/7 C3, मतलब ये कहना चाह रहा है इस बात से कि जो देखो जिसमें ऑपरेशन होगा उसको तो लिखेंगे यहाँ, क्लियर। टेंस टू का साइन लगेगा, इस बात का मतलब है कि ऑपरेशन हो रहा है। किस में ऑपरेशन हो रहा है, C3 में। ऑपरेशन क्या हो रहा है उसको लिखेंगे यहाँ। तो C3 में ऑपरेशन हो रहा है, और क्या ऑपरेशन हो रहा है कि हम C3 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और हम C3 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा, देखो C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 में कोई चेंजेस नहीं, C3 में जितने भी एलिमेंट हैं सब में 7 क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और यही बात कहना चाह रहा है। जरूरी नहीं अगर ये C1 में ना कहकर, यानी कॉलम में ये बात ना कहकर रो में कही जाती तो यही काम रो में हो जाता। सपोज दैट यहाँ क्या कहता है, ये कहता R1 टेंस टू R1, तो मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन किस में हुआ, R1 में। R1 में ऑपरेशन हुआ और क्या हुआ,
कि R1 को 7 से डिवाइड किया गया, यही तो है। R1 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1/7, 2/7 और 1/7 ये हो जाता। R2 में कोई चेंजेस नहीं। बात क्लियर हो गई नहीं? आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन नंबर 3। किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के अवयवों में JV पंक्ति के संगत अवयवों को K से गुणा करके जोड़ने को RI टेंस टू RI प्लस KRJ से निरूपित करते हैं और संगत स्तंभ संक्रिया को CI टेंस टू CI प्लस KCJ से निरूपित करते हैं। क्या इस बात ने इसने क्या कह दिया भाई? इसने देखो ये कह दिया, ये बात ये कहना चाह रहा है कि एनसीईआरटी में तुम्हारे पास एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 1 2 2 और -1, यही तो कह रहा है। ऑपरेशन इसने लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, यही तो ऑपरेशन है। देखो क्या कहना चाह रहा है, ऑपरेशन किस में हो रहा है? R2 में क्या ऑपरेशन हो रहा है कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करी गई है और जो भी आया है उसमें इससे मल्टीप्लाई यानी R2 में से माइनस कर दिया गया है। मतलब देखो क्या कहा गया, पहला अवयव R2 का पहला अवयव कौन है? 2। R2 का पहला अवयव 2 है। 2 में कौन सा ऑपरेशन हुआ है? देखो मैं एक एक बात कतई बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला अवयव है 2, तो 2 अवयव मैंने यहाँ लिखा। अब 2 में होगा चेंज, क्या चेंज होगा कि 2 में क्या किया गया? 2 गुणा और 2 के संगत अवयव कौन है? 1, यहाँ लिखा गया 1, तो ये हुआ 2 टेंस टू 2 माइनस 2 और 2 टेंस टू क्या हो गया? 0। यानी जैसे ही मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया 2 किस में बदल गया? बदल गया। दूसरा अवयव क्या है? R1 में -1, तो -1 में क्या चेंज हुआ? -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई R1 की जगह कौन काम करेगा? 2, तो ये हो जाएगा -1 टेंस टू -1, 2 दूनी -4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 टेंस टू -5। यानी कि जैसे ही ये वाला ऑपरेशन लगाया -1 कौन बन चुका है? -5। तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, यहाँ से देखो चेंज किस में हो रहा है? R1 तो जैसा है वैसा ही लिखूंगा, लिख दिया। R2 में क्या चेंज हुआ? 2 चेंज हुआ किसमें? 0 में। -1 चेंज हुआ -5 में। बात क्लियर? अब क्या हम इतने लंबे एक एक एलिमेंट के लिए इतना झमेला करेंगे? नहीं करेंगे। हम इसी बात को हम देखो डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम इस बात को? डायरेक्ट ऐसे करेंगे। हमें क्या करना है? R2 में चेंज करना है, तो R1 को फटाफट ऐसे ही लिख दो। अब चेंज क्या करना है? इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें घटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4, -1 में 4 घटा दो तो -5, एक ही लाइन में आ गया। वो काम हमें नहीं करना है। अगर हम कहीं ज़्यादा ही इमरजेंसी में फंस गए या हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, करो वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। भाई अगर 2 + 2 तुम्हें दिख रहा है 4 होता है, तो ऐसे ये थोड़ी करोगे कि 2 + 2, 2 डंडा यहाँ खींचो, 2 डंडा यहाँ खींचो, 1 2 3 4 तब लिखो 4। ये तो कक्षा 1 में तुम निपटाते थे ना ऐसे मामले। यहाँ तुम ऐसे डंडे खींचोगे तो एग्जामिनर क्या कहेगा? अब जो कहेगा वही जाने फिलहाल, लेकिन अच्छा नहीं कहेगा। समझ रहे हो बात? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें मालूम है कि हम सीधे ऑपरेशन कर सकते हैं, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, है नहीं, तो हम डायरेक्ट काम करेंगे। क्या 3 के तीनों ऑपरेशन समझ गए? पहला ऑपरेशन ये है कि किसी आव्यूह में रो और कॉलम को कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट कर दो। दूसरा ऑपरेशन ये, अगर किसी एक रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, कॉलम में मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहो तो कर दो। तीसरा ऑपरेशन ये है कि किसी भी एक रो के या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उस पूरी रो को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम से हम आसानी से घटा सकते हैं, और उस प्रकार के ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, RI टेंस टू RI प्लस KRJ। RI मतलब जो भी नंबर की रो होगी, RJ मतलब जो भी नंबर की रो होगी, K क्या है? कांस्टेंट। तो ये यही तो बात लिखी हुई है यार पूरी। यहाँ I की वैल्यू उसने 2 दे दी, K की वैल्यू 2 दे दी, और I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू इतनी है, तो फटाफट निपटाओ मामला। समझ पा रहे हो बात? नहीं, K की वैल्यू यहाँ -2 होगी, तभी तो माइनस आया। ऑपरेशन समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। अब इन ऑपरेशन की मदद से हम क्या करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सारा का सारा खेल इनवर्स निकालने के लिए क्या बनाया जा रहा है? माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनते बनते बन पाएगा, फिर इनवर्स निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। इनवर्स बहुत ही ज़्यादा समझदार चीज़ है, तो बड़ी चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो अभी माहौल बन रहा है। पहला माहौल बना ऑपरेशन सीख के, और दूसरा माहौल समझो। जैसे ही ये बात खत्म होती है, पेज नंबर 99 हिंदी वाली किताबों में देखेंगे, वहाँ लिखा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? अभी तो समझ में बात थोड़ी कम आएगी।
यदि a कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, मतलब ये बात हमारे काम की है, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ठीक है, इसे पकड़ लो। तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे A इनवर्स द्वारा दिखाते हैं। तो B क्या होगा, B कुछ और नहीं होगा, आव्यूह A का इनवर्स होगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा ये क्या लिख रहा है। और ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। देखो व्युत्क्रम वाला फंडा समझने से पहले दो बातों पे ध्यान करो। जब हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे और वहाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया था आव्यूह को जोड़ना और घटाना, और उस पे ही मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि कोई भी मैट्रिक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जोड़ने की प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी। और उन प्रॉपर्टियों में याद करो मैंने पढ़ाया था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ मैंने तुम्हें दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था आइडेंटिटी और दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाई थी इनवर्स। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। यही दो पॉइंट बस हमें यहाँ पर समझने। देखो पहला मुद्दा आइडेंटिटी क्या है, आ जाओ। देखो पहला मुद्दा है आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? क्या होता है? आई तो होता है, वो तो आई को तो इसे दिखाते हैं आइडेंटिटी। 2/2 का है तो नहीं वो तो तुम मैट्रिक्स बता रहे हो। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है? अरे भाई कैसे बनोगे अग्निवीर? मतलब जिससे वो नंबर जिससे हम कोई मतलब गुड जोड़ें या मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर। वेरी गुड। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेशन करेगा और बदले में वही नंबर देगा। समझ पाए? जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं 0 ऐड करा दूं तो मुझे बदले में A ही मिलेगा, या 0 में कोई मैट्रिक्स ऐड करा दूं तो मुझे बदले में A ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 0 है ये क्या हो गया? 0 हो गया आइडेंटिटी। और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस का, एडिशन का। तो इसीलिए 0 को बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी बोल देंगे। समझ पाए बात? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, A में कोई एक मैट्रिक्स है I, इसकी मल्टीप्लाई करा दिया तो मुझे A ही मिला, I में A की मल्टीप्लाई करा दिया तो A ही मिला। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो किसी मैट्रिक्स के साथ क्या करे, एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करके बदले में वही मैट्रिक्स दे रहा है, तो ये I क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई का। तो मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। समझे बात? नहीं। नेक्स्ट बात अगर हम करें, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स वो नंबर जिसका ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी मिलती है। हाँ, इनवर्स वो होता है एक ऐसा नंबर जिसका ऑपरेशन मैं किसी नंबर से करूंगा और मुझे बदले में क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब A के साथ मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे बदले में आइडेंटिटी, मतलब 0 मिले तो -A। दूसरे शब्दों में कहूँ -A के साथ क्या जोड़ दूं? A। तो मतलब इस वाली कंडीशन में A के साथ -A ने ऑपरेशन किया, -A के साथ A ने ऑपरेशन किया, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। नहीं कहलाएगा इनवर्स? और ये नंबर कहलाएगा इनवर्स, और ऑपरेशन कौन सा है? प्लस। तो ये कहलाएगा एडिटिव। कौन सा इनवर्स कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। समझ रहे हो छोटी छोटी बातें? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या होना चाहिए कि A के साथ मान के चलो मैं एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करा दूं कि बदले में मुझे आइडेंटिटी मिले, या एक नंबर के साथ A की मल्टीप्लाई करा दूं बदले में आइडेंटिटी मिले, तो इस कंडीशन में जो A इनवर्स है वो क्या कहला जाएगा? इनवर्स। इनवर्स कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लाई का। तो कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब तुम सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इस लाइन को इस लाइन से तुलना करो तो जरा। A के साथ किसी ने मल्टीप्लाई करी और बदले में I दे दिया, या दूसरे शब्दों में किसी के साथ A ने मल्टीप्लाई करी और बदले में I दे दिया, तो जो मल्टीप्लाई A के साथ कर रहा है एक अलग की चीज, वही चीज तो इनवर्स है, वही चीज तो इनवर्स है। और इस इनवर्स को हम किससे दिखाएंगे? A इनवर्स से। समझ में बात आई? एक ऐसा नंबर जो किसी भी आव्यूह से, किसी भी मैट्रिक्स से ऑपरेशन करे और बदले में आइडेंटिटी दे दे। अगर वो प्लस का ऑपरेशन कर रहा है, एडिशन का ऑपरेशन कर रहा है, तो बदले में आइडेंटिटी का मतलब 0 देना चाहिए, 0 मैट्रिक्स से देना चाहिए। और अगर वो नंबर मल्टीप्लाई के केस का ऑपरेशन कर रहा है तो बदले में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी होती है I। समझा पाया क्या मैं थोड़ी बहुत बात भी तुम्हें कि इनवर्स का क्या फंडा है?
इन्वर्स एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ ऑपरेशन करे और बदले में आइडेंटिटी दे दे। तो हमारे लिए ये बात बहुत ही काम की बात है। ये दो बातें तो बहुत काम की बात हैं। कौन सी दो बातें यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली बात ए आई को हम ए लिख सकते हैं और दूसरी बात ए इंटू ए इनवर्स को हम आई लिख सकते हैं। समझ पाए इतनी दो बातें? नहीं कोई दिक्कत? इसे साफ करूँ? ये तो खींचना है क्या? हो गया? करूँ साफ इसे? देखो अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनवर्स का तो मतलब समझ ही गए होगे। अब हमें बस ये इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखना। इनवर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। छोटी छोटी से लेके बड़ी बात सारी बातें हम यहाँ सीखेंगे। पेज नंबर 100 पे पहुँचो। पहुँच गए? प्रमेय नंबर 3 दी हुई है, थ्योरम नंबर 3 दिए हिंदी वाली किताबों में। कह रहा है व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, मतलब यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्या कहना चाह रहा है इस बात से? सुनो ध्यान से। ये जो बात है ये बहुत, अगर ध्यान में बात ये फंसेगी और समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, इस बात का मतलब ये है भाई कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक नंबर है मेरे पास 4, मैं 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे बदले में क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 होती है, तो क्या ऐड करना चाहिए? -4। अब तुम सोचो कि दुनिया में जितने भी नंबर तुम सोच सकते हो उन नंबरों में -4 के अलावा ऐसा नंबर सोच के दिखाओ जो 4 के साथ ऐड होने पर 0 दे दे। है कोई ऐसा नंबर? है ही नहीं। नंबर हजारों लाखों करोड़ों हैं, तुम सोच नहीं सकते इतने नंबर हैं। लेकिन ये जो काम कर रहा है -4, ये कोई और नहीं कर सकता। मतलब ये अपने आप में यूनिक हुआ नहीं। यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा। तो -4 एक अनोखा काम कर रहा है कि ऐसा और कोई नहीं कर पा रहा है। जैसे 5 के साथ -5 ही तो 0 देगा, तो ये 5 एक अनोखा काम कर जा रहा है यहाँ। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। किसी भी नंबर का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। यूनिक जो है वो एक ही होगा। मार्कर ले जाओ। मार्कर जो है वो हमेशा ही यूनिक, सॉरी मैं क्या बोला, मार्कर नहीं, इन्वर्स जो है वो हमेशा यूनिक होता है। इन्वर्स कभी भी रिपीट नहीं करेगा किसी भी मैट्रिक्स का। जो इन्वर्स निकला वही रहने वाला है। बात क्लियर हो गई? इस बात को तो समझ गए ना। थ्योरम नंबर 3 को समझ गए। आगे बढ़ो थ्योरम नंबर 4। और थ्योरम नंबर 4 में बहुत बार बताया हुआ हूँ कि ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हालांकि आज तक उत्तराखंड बोर्ड में नहीं आई हुई है, लेकिन कभी ना कभी आएगी, ये बात लिख के ले लो। अगर मुझसे कहो कि पेपर बनाओ तो मैं चैप्टर नंबर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन थ्योरम नंबर 4 को डालूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी बेसिक समझ होगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है? बहुत मज़ेदार थ्योरम है। देखना, हमने 2 बातें सीख रखी हैं। देखो भाई इधर हमने 2 बातें ये सीख रखी हैं कि a के साथ अगर i मल्टीप्लाई कर जाए तो a ही आएगा, और a के साथ अगर a इनवर्स मल्टीप्लाई कर जाए तो i आ जाएगा। ये 2 बातें हमने सीख रखी हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। थ्योरम नंबर 4 में कह रहा है कि यदि a तथा v समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि a का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और b का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो प्रूफ करो। क्या प्रूफ हमें करना है? हमको टू प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू -b का इनवर्स a का इनवर्स। यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, प्रूफ करते हैं। अब देखो हम इसको करते हैं प्रूव, यानी सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं। ध्यान से देखना कितना मज़ेदार चीज़ है। हमें ए बी तो चाहिए। हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ अगर कर दी जाए तो बदले में हमेशा क्या मिलने वाला है? बदले में हमेशा मिलेगा आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी होती है 1। इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी 1 होती है। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी होती है i। अब तो समझ में बात आई, अब हजम कर पा रहे हो। मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी होती है i। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं -a इनवर्स से दोनों ओर गुणा कर दे रहा हूँ। दोनों ओर गुणा कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई -a बोथ साइड। ठीक है? करो तो यहाँ हो जाएगा -a, और यहाँ हमारे पास a b पहले से है, और ये है a b का इन्वर्स, और यहाँ -a इन्वर्स और i हो जाएगा। एक बात और,
हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है अगर बात आ जाए किसकी, मल्टीप्लाई की। मतलब मल्टीप्लाई के केस में कम्यूटेटिव लॉ क्या, ए बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी ए के, होता है क्या, नहीं। तो क्या माइनस ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई करे या उधर करे, तो इस बात का जवाब ये है कि चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ, है तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेगा तो बदले में वही नंबर नहीं आएगा। कम्यूटेटिव लॉ नहीं पता, भूल गए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है किन्हीं भी दो नंबरों का ऑपरेशन बराबर होना चाहिए, मतलब पहले नंबर के साथ ऑपरेशन करो दूसरे का तो वो बराबर होगा दूसरे नंबर के साथ ऑपरेशन करो पहले का। हिंदी में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स के साथ ए की मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो ए बी का इनवर्स, लिख सकते हैं। इस लाइन से ये लाइन कैसे आई, बात क्लियर है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई कर ली, ये रहा बी जैसे ही है, ए बी जैसा था वैसे है, ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा और आई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का मतलब होता है जिस नंबर के साथ ऑपरेशन करेगा बदले में वही नंबर देगा, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं। ए इनवर्स इंटू ए क्या होना चाहिए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अरे इनवर्स अगर किसी नंबर के साथ ऑपरेट करेगा तो बदले में आइडेंटिटी देगा, अभी हम 1 घंटे से पढ़ के आ रहे हैं यार, तो आइडेंटिटी मिली। अब ये आइडेंटिटी ऑपरेशन करेगी बी के साथ, और यहाँ क्या है हमारे पास ए और बी इनवर्स बराबर क्या है माइनस ए इनवर्स। आई और बी का ऑपरेशन बी, आई और बी का ऑपरेशन हो जाएगा बी, और यहाँ क्या है ए और बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स है यार, ठीक है, ए बी का होल इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों ओर, देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें ए इनवर्स राइट हैंड साइड में हम ले आए हैं, बी इनवर्स और चाहिए तो हम एक बार क्या कर देंगे, दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो जब दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये रहा बी इनवर्स, ये रहा बी, और यहाँ क्या है ए बी का होल इनवर्स, यहाँ कर जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमने यही वाले साइड में बी इनवर्स इधर लिया है और यही वाले साइड में इधर लिया है, नहीं तो अगर तुमने बी इनवर्स यहाँ ले लिया तो याद रखना मेरे भाई इस बात को कि ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स कभी इक्वल नहीं होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, क्योंकि आव्यूह की गुणा कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। सत्यवीर जी बात क्लियर है नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बी इनवर्स इंटू बी क्या आई हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, और ये क्या है ए इंटू बी इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई के साथ कोई भी नंबर ऑपरेट करेगा तो चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, आई हमेशा वही नंबर देता है। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। हाँ इससे और इससे, इससे और इससे, अरे मेरे भाई तुम ये तो बात सोचो कि 5 गुणा 4 गुणा 3, तो चाहे 5 की इससे कराओ चाहे 5 की इससे कराओ, बात तो हमेशा एक ही आनी होती है। ऐसा थोड़ी करोगे कि एक बार 5 ने 4 से गुणा करी फिर एक बार 5 ने 4 3 से गुणा करी फिर गुणा लगाओ, ऐसे करते हो क्या, मारपीट हो जाएगी, गोलियां चल जाएंगी इस बात को लेके। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो, गणित के नियम बदल दोगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसा थोड़ी, अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वितरकता नियम, और उम्मीद करते हैं वितरकता नियम तुम्हें नहीं पता होगा, है नहीं है, तो आगे बात करते हैं, कभी फिर मौका मिलेगा तो बता देंगे कि वितरकता नियम क्या होता है। क्या गाना याद आ रहा है तुम्हें, भंडारे वाले आदमी गाना याद आ रहा है समझ में बात आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अच्छा इस बात से आगे तो मत बढ़ो, अभी 1 मिनट यहीं समझो। देखो यहाँ एक पॉइंट ये समझो, कल हमने एक रूल पढ़ा था कि ए बी का जब भी डैश निकाला जाता है तो इसका डैश हमेशा बी डैश इंटू ए डैश आता है। आज हम दूसरा रूल ये पढ़ गए कि ए बी का इनवर्स जब भी निकाला जाएगा तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा, कभी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं आएगा। समझे इस बात को क्या, जैसे ही ये रूल, जैसे जैसे ये रूल ट्रांसपोज पे काम किया था वैसे ही ये रूल इनवर्स पे काम कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को याद रखना। यहाँ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देगा कि भाई अगर ऐसा दिया है तो 4 ऑप्शन देगा, कैसे देगा, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, ए बी का डैश। अब ऑप्शन पहला ए डैश बी डैश, ऑप्शन नंबर दूसरा बी डैश ए डैश, ऑप्शन नंबर तीसरा ए डैश प्लस बी डैश, ऑप्शन नंबर चौथा ए डैश माइनस बी डैश। अब जिसने पहले सुना नहीं होगा तो उसके ऊपर इतने डैश लग जाएंगे कि वो सब डैश में चली जाएगी उसकी कहानी। समझे मेरी बात, नहीं समझे। और ऐसे ही इनवर्स के केस का सीन है, तो चाहे इनवर्स हो चाहे ट्रांसपोज हो, जब भी बात यानी मल्टीप्लाई की करी जाएगी तो पहला नंबर बाद में दूसरा नंबर, बात क्लियर है नहीं।
तो इस इन्वर्स को लेकर के छोटी बड़ी जितनी बातें थीं सारी बातें बता दी गई हैं कि इन्वर्स आखिरकार किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का मतलब क्या होता है। मैंने एक फील भी देने की कोशिश करी कि इन्वर्स को कैसे महसूस करोगे। इन्वर्स का मतलब जो आइडेंटिटी दे दे। इस थ्योरम के जरिए अगर बात अधूरी भी रह गई होगी, समझ नहीं आई होगी, और अगर ये थ्योरम समझ में अच्छे से आ गई तब भी हमारी बात निपट जाएगी। और एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे हमला किया जाए, है नहीं, और इनको निपटाया जाए और ये निपट जाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पिरामिड 2-1 आगे दी होगी, वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। पिरामिड मतलब प्रमेय नंबर 4 तभी आता है जब पहले 1 2 3 आता है। 3 मिल गया, 1 और 2 मिले नहीं, तो 1 और 2 प्रमेय आगे भी दी होंगी। एक्सरसाइज 3.1 में दी होगी, 2 में दी होगी, 3 में दी होगी। वो प्रमेय हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है पेपर की दृष्टि से, इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया। ये प्रमेय हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये हम काम करेंगे। समझ रहे हो मेरी इतनी बात को क्या? तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को शुरू करने की कोशिश करेंगे। हैं? बोर्ड हो गया? ठीक है, फिर अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कल से लगाने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए जितनी चीज़ें बताई हैं, थ्योरम का क्या यूज है, थ्योरम से पहले की जितनी बातें हैं वो क्या हैं, और इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक बार रिवाइज करके आएंगे और कल से हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।